हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन एक्सरसाइज थ्योरी की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उप समुच्चय आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अपन को ये उप समुच्चय फिल करना है ना बच्चों। तो बच्चों ये जो सेट है, ये जो सिंबल है सबसेट का, मैंने आपको बोला इस साइड क्या आता है, इसका यहाँ पे समुच्चय आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, समुच्चय आएगा, है ना बच्चों। मैं आपको बता चुका थ्योरी में पहले ही। और लेकिन क्या डिफरेंस होगा अब इन दोनों समुच्चय में कि ये वाला जो समुच्चय होगा, मान लो इसको अपन ने ए बोला, इसको अपन ने बी बोला, तो ये जो समुच्चय ए होगा इधर जो आ रहा है वो क्या कहलाएगा, इस बी का उप समुच्चय है। तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यही मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो सबसेट का सिंबल पता है आपको। अब ये कहलाएगा, ठीक है, ये बात तो सही है। और इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा कि समुच्चय ए में स्थित प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए में स्थित प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी विद्यमान होगा। बच्चों यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन, जैसे ये है, ठीक है बच्चों, यानी एक तो ये सिंबल हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। और यदि इसमें से कोई भी एक अवयव, इनमें से कोई भी एक अवयव समुच्चय में से यदि एब्सेंट हो गया, समुच्चय बी में नहीं होगा, तो फिर वो उसका सबसेट नहीं कहलाएगा। देखो बच्चों, मैं ये से पहला तो ये नोटेशन हो गया, ठीक है इसका। अच्छा दूसरा अपन बात कर लेते हैं, ये वाला चिन्ह क्या होगा। तो बच्चों ये इधर भी समुच्चय होगा जब भी ये होगा, और यहां भी क्या होगा, समुच्चय ही होगा। लेकिन अब इसमें क्या बोलेंगे अपन कि ये वाला जो समुच्चय होगा ए, ये समुच्चय ए इसका क्या नहीं कहलाएगा, उप समुच्चय नहीं कहलाएगा, जब ऐसा आपने रिप्रेजेंट कर रखा हो। ठीक है, इसको बोलने का तरीका क्या है कि अब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय ए में स्थित प्रत्येक अवयव में से कोई ना कोई अवयव क्या है, मिसमैच है, यानी अवयव इसमें है नहीं, इसलिए तो वो उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। फिर एक चीज होता है बच्चों, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू में मैंने बोला कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ आता है समुच्चय, और यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा अवयव। ये कौन सा अवयव होगा, ये बिलोंग्स टू क्या है। यदि ऐसा कोई है, मान लो यहाँ पे ए है, ए क्या है, गेंडा मान लो यहाँ पे चिंटू है, ठीक है, और यहाँ समुच्चय बिलोंग्स टू लगा है, तो फिर अपन क्या समझेंगे, अपन ये समझेंगे कि ये जो चिंटू है, ये चिंटू इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है। मतलब जब बिलोंग्स टू लगेगा तो बिलोंग्स टू अपन क्या बोलेंगे कि चिंटू इस समुच्चय में, चिंटू समुच्चय का एक अवयव है। ठीक है, यानी ये चिंटू इस समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू। और बच्चों डजंट बिलोंग्स टू लगेगा, तो डजंट बिलोंग्स टू ऐसे तो यहाँ एक समुच्चय लिखा होगा और यहाँ पे कोई अवयव है, मान लो ये चिंटी है, चिंकी मान लो, चिंकी। ठीक है बच्चों, अब ये डजंट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि चिंकी समुच्चय, यानी इधर वाला अवयव इसका क्या नहीं है, समुच्चय का एक अवयव नहीं है, यानी इसमें एब्सेंट है। आर गेट माय पॉइंट बच्चों, समझ में आएगा ये चीज मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बच्चों मैंने आपको 4 सिंबल के बारे में बताया, जब ऐसे सबसेट लग रहा हो तो इसका मतलब ये है कि इधर वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय कहलाएगा, और इसमें प्रत्येक अवयव क्या होंगे, इसके अंदर स्थित होंगे। जब ऐसा चिन्ह लग रहा होगा तो इसका मतलब ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, यानी इसमें से कोई ना कोई अवयव क्या हो रहा हो, या तो सारे अवयव मिसमैच हो रहे हो या उनमें से एक अवयव क्या हो मिसमैच हो, तभी भी ये उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा।
बिलोंग्स टू लग रहा हो तो बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि इधर वाला, इधर जो भी होगा वो यो का यो, जो का त्यो इस समुच्चय में स्थित होगा। जैसे मान लो मैंने एक चिंटू मान लिया, चिंटू बिलोंग्स टू समुच्चय, इसका मतलब ये है कि ये चिंटू इस समुच्चय के अंदर स्थित है। और बच्चों ऐसे कैसे स्थित है, यदि इसकी टांग नहीं है तो यहाँ पे भी इसकी टांग ही नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चिंटू की टांग नहीं है लेकिन इस समुच्चय के अंदर चिंटू की टांग हो गई तो फिर वो बिलोंग्स टू नहीं लगेगा। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि जो जैसे की जैसे शक्ल यहाँ पे है सेम फिजिकली, ठीक है बच्चों, मेंटली जो भी है व्हाटएवर कैसा भी हो, है ना, जैसा उसका गुण है फिजिकल गुण वो ऐसे कैसे इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और एक और है डजंट बिलोंग्स टू, यदि कोई ऐसे डजंट बिलोंग्स टू लग रहा हुआ है तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि ये वाला अवयव इसके अंदर स्थित नहीं है। तो बच्चों ये मैं आपको पहले थ्योरी में बता चुका। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 3 4 और यहाँ आपको दे रखा है 1 2 3 4 5। तो बोलो बच्चों ये 2 3 4 और ये समुच्चय हो गया। अब ये समुच्चय हो गया और ये भी क्या है, समुच्चय। फिर 2 इसमें है 3 इसमें है 4 इसमें है, तो ये क्या कहलाएगा, ये समुच्चय, इसका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। तो ये वाला चिन्ह लगाना। समझाए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? दूसरा देखो, दूसरा है A, B, C और यहाँ क्या दे रखा है तुमको BCD। बच्चों देखो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। फिर इसमें अवयव देखो A इसके अंदर है नहीं, तो कोई भी एक अवयव यदि मिसमैच हो गया तो फिर क्या लगेगा, ये बिलोंग्स टू नहीं लगेगा। बिलोंग्स टू कब लगाते, जब ये अवयव इसके अंदर स्थित होता, पूरा ही पूरा, जो का त्यो, जैसी शक्ल है। तो ये मंजिला कोष्टक लग रहा है तो मंजिला कोष्टक सही जैसे जैसे इसके अंदर होता तब ये बिलोंग्स टू लगता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलो तो तीसरा क्वेश्चन पहले का तीसरा है एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। तो बच्चों आपको एक किस्म दे रखा है समुच्चय निर्माण विधि में एक्स लिखना है और इस एक्स का गुण क्या है कि एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11th का विद्यार्थी है। ठीक है बच्चों, 11th का विद्यार्थी है। दिख तो रहा है ना, ये मैं चेक कर लेता हूँ। कक्षा 11th का विद्यार्थी है। ठीक है बच्चों, तो यानी आप मान लो आप इस समय कक्षा 11 के विद्यार्थी हो बच्चों, तो मैंने आप मेरे विद्यालय में आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हो तो मैंने आपको इस साइड ले लिया और फिर बगल में यहाँ पे चिन्ह लगाना है मुझे और इसके साइड में क्या रखा है कि एक एक्स और इस प्रकार है कि एक्स क्या है, एक्स विद्यालय के विद्यार्थी, विद्यालय के कुल विद्यार्थी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ क्या कि इस समय विद्यालय के कुल विद्यार्थियों में भी आप शामिल होते हैं और विद्यालय के कक्षा 11th में भी आप शामिल होते हो। इसका मतलब आप जो का त्यो इसके अंदर स्थित है हो ना, तो इसमें क्या लग जाएगा, ये समुच्चय। ठीक है तो आप क्या कहलाओगे, आप इसकी तुलना में क्या कहलाओगे, उप समुच्चय। अभी रेडी माइंड बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सा है ना। चौथा जो है बच्चों, चौथा क्या है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त। तो मुझे क्या लिखना है, एक्स लाना है और एक्स क्या है, एक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है, एक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है। ठीक है, तो एक्स किसी समतल में स्थित क्या है, वृत्त है। तो बच्चों जैसे मैंने मान लो ये मेरा एक समतल मान लिया, मैंने एक समतल मान लिया। ठीक है, जो ये टेबल है बच्चों और इस टेबल के ऊपर ये एक समतल मान लो। ठीक है, प्लेन फाइनाइट समतल है, सीमित समतल है। इनफाइनाइट होता तो आप ये मानो कि बहुत अनंत तक चलते चलो। तो बच्चों इस समतल पे मैंने क्या रख लिया, मैंने बच्चों सर्किल रख लिए कई प्रकार के अलग अलग त्रिज्याओं के, बहुत सारे। आपको ये नहीं बोला कि कितना क्या है, आपको त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं बोला। पहली लाइन में क्या बोला है, एक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है।
तो बच्चों इस समतल में वृत्त मैंने मान लिए, बहुत सारे वृत्त मान लो, अलग अलग, ये सर्किल वृत्त मतलब समझ आया, अलग अलग रेडियस, बड़े बड़े मान लो, छोटे छोटे मान लो, बहुत सारे वृत्त, रिंग, कितनी प्रकार की रिंग सिक्के आप रख सकते हो, वो बहुत मैंने यहाँ पे रख दिए। ठीक है बच्चों। और फिर दूसरा क्या कह रहा है आपसे, दूसरा आपको बोला है कि x किसी समतल में स्थित नहीं, x एक समान समतल से वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि मुझे x लाना है, कहाँ से लाना है कि x इसी समतल में स्थित एक इकाई त्रिज्या का वृत्त, ये आपको दिया है। तो बच्चों देखो, अब मैं इसी समतल में से एक इकाई त्रिज्या का क्या ले रहा हूँ, वृत्त ले रहा हूँ। तो बच्चों जब वही सेम टेबल, मैं मान लो मैंने दूसरी टेबल बना लिया, ऐसे मान लो तो दूसरी टेबल है, और इस टेबल पे जो भी सर्किल मैं लूंगा वो सर्किल कितने इकाई त्रिज्या का लूंगा, एक इकाई त्रिज्या का। तो यहाँ से उठा के और यहाँ रखा, एक इकाई त्रिज्या का। ठीक है बच्चों। तो अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि जब मैं चिन्ह ऐसे लगाऊंगा तो क्या ये संभव होगा, क्या नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब अपन ये चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह का मतलब ये है कि ये भी एक समुच्चय कहलाएगा, ये भी एक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात कि इस समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव इस वाले समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। इस समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव इस वाले समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए, जबकि वो तो पॉसिबल नहीं है। अपन ने ये तो किससे बनाया, इससे लेके बनाया है। ठीक है बच्चों। तो ये वाला चिन्ह तो इसमें बिल्कुल बिलोंग ये करेगा, समझे बच्चों। तो ये उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़े बड़े त्रिज्या के भी है, वो तो इसमें आ ही नहीं रहे। लेकिन बच्चों यदि मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया था, उल्टा पूछ लिया था, ये पहले दिया होता और ये बाद में दिया होता, तो बच्चों तो आप ऐसे होता, ऐसे चिन्ह, मान लो मैंने चिन्ह ऐसे लगा दिया, तो ऐसे लगा देता तो सही होता था बिल्कुल। मतलब चिन्ह को ऐसे तो नहीं, मतलब कि इसको पहले लिखता और उसको बाद में लिखता, सुना है बच्चों। तो जब ऐसे मीनिंग होती, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि अब ये वाला समुच्चय इसका क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय, और इसमें स्थित प्रत्येक अवयव इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। समझ आया बच्चों। तो अभी तो हाल फिलहाल अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर ये आ रहा है, ये लगाना है। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसको पहले लिखता, इसको बाद में लिखता, तब फिर क्या होता है, ये उपसमुच्चय बन जाता। अगले डेटा बच्चों कोई दिक्कत है। पांचवा पॉइंट, पांचवा क्या है, पांचवा दे रखा है आपको, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब बच्चों देखो, अब ये वही सेम कहानी, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो मान लो मैंने एक समतल बना लिया फाइनाइट वाला, ये मैंने एक टेबल पे ऐसे समतल रख दिया, और इस समतल में बहुत सारे त्रिभुज ले लिए बच्चों मैंने, बहुत सारे त्रिभुज, अनंत त्रिभुज, अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे त्रिभुज इसमें रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ऐसे रखे हुए हैं। डायमंड बच्चों, ठीक है, डायमंड नहीं रखा, त्रिभुज रखा है। त्रिभुज मतलब एक समतल में ऐसे बिछा रखा है। ठीक है बच्चों। तो अब ये मैंने इसमें पटक दिए। अब दूसरा क्या कह रहा है आपसे, दूसरा कह रहा है कि x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो किसी समतल में स्थित एक आयत है, अलग एक समतल है, ये वाला समतल नहीं है, अलग एक बिल्कुल समतल है, उसमें क्या है, आयत है। तो यहाँ पे आयत है बच्चों। अब बच्चों आयत जो होगा वो आयत दो त्रिभुजों से मिलकर बनाता है। रेक्टेंगल कितने त्रिभुजों से मिलकर बनाता है, दो त्रिभुजों से। तो बच्चों जब अपन आयत बनाएंगे तो अपन ये चेक करेंगे कि इस आयत में बहुत सारे त्रिभुज आ गए। ठीक है बच्चों। तो जब इस आयत में त्रिभुज आ गए तो अब अपन क्या बोलेंगे कि यदि मैंने ये वाला चिन्ह लगाया इसके बीच में ये वाला चिन्ह लगाया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें स्थित प्रत्येक अवयव, मतलब इसमें स्थित प्रत्येक त्रिभुज, इस समतल में स्थित प्रत्येक त्रिभुज इसके अंदर क्या होगा, विद्यमान होगा। भाई ये चिन्ह लगाने का मतलब यही तो होगा कि ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। और इसमें स्थित प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक त्रिभुज इस वाले समुच्चय में यानी इस वाले आयत में क्या करेगा, स्थित होगा।
यही ना बच्चों। और अपन जानते हैं बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि एक त्रिभुज रखा है और यहाँ पे यदि एक आयत रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आयत दो त्रिभुज बना रहा है। कितने त्रिभुज बना रहा है? दो त्रिभुज बना रहा है। और यहाँ पे कितने त्रिभुज रखा है? एक त्रिभुज रखा है। तो ये त्रिभुज ऑटोमेटिकली इसके अंदर बिलोंग कर गया है कि नहीं कर गया? तो जितने त्रिभुज यहाँ पे रखे होंगे और उससे ज्यादा ही आयत यहाँ पे होंगे, उससे ज्यादा ही क्या होंगे? त्रिभुज यहाँ पे होंगे। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे सीधे शब्दों में कि ये क्या कहलाएगा? इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। आगे क्या डिमांड बन बच्चों? अब बच्चों देखो कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि गुरुजी मान लो इस वाले समतल में मैं 2-3 ही आयत रखूंगा, तो जब 2-3 ही आयत आप रखोगे तो उसमें फिर आपको क्या देगा? वो कंडीशन भी देगा कि आपको 2 आयत रखने हैं कि आपको 3 आयत रखने हैं। उसने केवल बोला है कि एक समतल में त्रिभुज है, दूसरे समतल में आयत है, तो बताओ क्या ये उपसमुच्चय बनेगा? बिल्कुल बन सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अपन को क्या बोलना पड़ेगा? अपन केवल एक ही लॉजिक देंगे कि यहाँ पे आयत जो होता है वो 2 त्रिभुजों से मिलकर बना होता है, तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा? इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो ये 5th पॉइंट हो गया। अब आ जाओ 5th को। 6th क्या है अपने पास? किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों एक जगह समबाहु त्रिभुज है और दूसरी जगह क्या है? किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो वही कहानी बच्चों, एक टेबल बनाओ, उसमें समबाहु त्रिभुज डालो, दूसरी टेबल बनाओ, उसमें बहुत सारे त्रिभुज डालो। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होगा? उसके अंदर स्थित होगा, तो डेट बाई ये उपसमुच्चय कहलाएगा। यानी मैं आपको समझाऊं तो देखो, तो देखिए बच्चों 6th वाला क्वेश्चन क्या है? 6th वाला क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक समतल है, ये एक समतल है बच्चों, ठीक है, और इस समतल में क्या रखा हुआ है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजा क्या हो बच्चों? बराबर हो, या एंगल क्या हो? 60 डिग्री बनाती हो, तीनों एंगल क्या हो? 60 डिग्री हो। और इधर क्या है बच्चों? ये दूसरी टेबल है, और इस टेबल में त्रिभुज रखे हुए, बहुत सारे त्रिभुज है अलग अलग टाइप्स के, ठीक है, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, जितने भी टाइप्स के त्रिभुज सब है। तो बच्चों डेफिनेटली मैं इसके बीच में क्या लगाऊंगा? ये। क्यों? क्योंकि ये भी एक समुच्चय हो गया, त्रिभुजों का संग्रह एक समुच्चय होता है, ये भी एक समुच्चय है, और इस समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर स्थित है, क्योंकि ये त्रिभुज का है। बच्चों तो क्या चिन्ह लग जाएगा? ये। तो उसके बाद 7 देखो, 7 क्या दे रखा है आपको? पहले का x एक समप्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक संख्या है। तो बच्चों इसमें तो x क्या है? समप्राकृत संख्या। तो समप्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों? 2, 4, 6, 8, 10, 100, ये समप्राकृत संख्या होती है। फिर एक आपको दे रखा है पूर्णांक संख्या। बच्चों पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0, +-1, +-2, +-3, 100, ये होती है पूर्णांक संख्या। तो बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 बोलो इसके अंदर लाई करेगा? बिल्कुल डेफिनेटली करेगा। तो क्या लगाना है इसमें? उपसमुच्चय हो जाएगा। ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, ठीक है बच्चों, तो आपके डाउट का क्लियरेंस हो जाएगा। चलो बच्चों अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। केवल हम जांच करना है कि सत्य है या असत्य है। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपको? ए बी आपको दे रखा है और इधर आपको दे रखा है ये वाला चिन्ह, और यहाँ आपको दे रखा है बच्चों BCA, है ना बच्चों? तो बच्चों अब आप मुझे बताओ कि ये मंजिला कोष्ठक लगा दिया, ये समुच्चय हो गया, ये भी क्या हो गया? समुच्चय हो गया, ठीक है। और इसमें क्या लगा दिया? ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा, मतलब कि ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो भी अवयव है वो अवयव इसके अंदर स्थित नहीं होने चाहिए। लेकिन बच्चों अपन देख रहे हैं कि ए इसके अंदर स्थित है, बी भी इसके अंदर स्थित है, तो इसका मतलब ये तो क्या कहलाएगा? इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। जबकि इसने क्या बोला है? उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, असत्य है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें बच्चों आपको दे रखा है A, E, यहाँ तो दे रखा है आपको A, E, और यहाँ आपको दे रखा है बच्चों क्या? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या है? A, E, I, O, U, ये अपन जानते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बीच में चिन्ह लगा रखा है ये वाला।
तो बच्चों अब मुझे बताओ कि ए ई ये वाला समुच्चय, ये वाला समुच्चय, ये वाला समुच्चय, इस समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा, क्योंकि मैंने एक चिन्ह से बोला। और कहलाएगा तो फिर मुझे ये भी चेक करना है कि ये वाले दोनों अवयव इसके अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ए है, ई है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्य हो गया। बिल्कुल सही, ये इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, 1 2 3 1 3 5, और ये क्या लगा रहा है, उपसमुच्चय 1 2 3 और यहाँ है बच्चों 1 2 5, और इसमें लगा दिए। तो बच्चों देखो 3 इसमें एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, 1 2 5 नहीं 1 3 5, तो 2 एब्सेंट 5 एब्सेंट है और 2 भी एब्सेंट है। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ क्या है आपको, फोर्थ दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है और यहाँ आपको ए बी सी दे रखा है, और इसके बीच में चिन्ह क्या लगा रहा है, ये ऑब्वियसली बात है, ट्रू है। ठीक है बच्चों, ये ए इसके अंदर लाई कर रहा है और मंजिला कोष्ठक लग रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है, उपसमुच्चय। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको ए दे रखा है और यहाँ आपको बिलोंग्स टू लगा रखा है और ए बी सी दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना आप। देखो जब बिलोंग्स टू लग गया, इसका मतलब ये कहलाएगा अवयव। कौन सा अवयव होगा कि ये वाला अवयव जो का त्यों, जैसा कि जैसा है वैसा कि वैसा इसके अंदर स्थित होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ जो ए के अगल बगल में क्या है, डंडा लग रहा है, मतलब ऐसा घुमावदार डंडा लग रहा है। अब अपन तो इसको घुमावदार डंडा बोलेंगे, समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो ऐसा कि ऐसा डेकोरेशन हो रहा है, तो ये ऐसा कि ऐसा डेकोरेशन सेम कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर तो सिंगल ए है, ऐसा कुछ ए इस टाइप का ए तो कुछ है ही नहीं, रंगोली वाला। तो रंगोली वाला ए इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू तो बिल्कुल गलत है। बिलोंग्स टू कब लगता है, जब ये पूरा की पूरा इसके अंदर स्थित हो, जब लगता है बिलोंग्स टू। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा, फॉल्स। बिल्कुल ऑलरेडी मैं बच्चों ये चीज समझ में आ गया। तो सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ दे रखा है x, अपन को x लाना है और x की प्रॉपर्टी क्या है, संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों, 2 4 6, 6 से कम तो 2 4 ही होगी बस, क्यों। ठीक है, 6 से कम प्राकृत संख्या 2 4 है। फिर दूसरा आपको समुच्चय निर्माण विधि में क्या प्रॉपर्टी दे रखी है, x एक प्राकृत संख्या है जो 36 से विभाजित हो। बच्चों 36 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, एक 36 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल जाएगी। 2 का भाग 36 में जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 9 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 12 का बिल्कुल जाएगा, 18 का बिल्कुल जाएगा, और 36 का भी 36 में जाएगा। तो ये हो गया बच्चों कि 1 2 3 4 6 9 12 18 36 का भाग जाता है 36 में। प्राकृत संख्या है, बिल्कुल प्राकृत संख्या है। फिर चेक करेंगे 2 4 इसके अंदर लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये तो क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। तो ये वाला 2 4 इसका क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा, और ये भी उपसमुच्चय दे रखा है, तो ये सबका संख्या हो गया, ट्रू इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, मान लीजिए एक समुच्चय आपको दे दिया और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या अथवा नहीं है, और क्यों नहीं है, ये सब अपन को बताना है। तो देखो बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है क्या, कि मान लीजिए समुच्चय ए, तो एक समुच्चय ए आपको दे रखा है, इसके अंदर क्या है 1 2 और ऐसे 3 4, इसके अंदर है 5। ये मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है, अन्य में से कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इसमें 3 4 और ए दे रखा है। तो बोलो बच्चों ये 3 4 क्या है, इसका ए का उपसमुच्चय है, यानी ये देखो मंजिला कोष्ठक लग रहा है और यहाँ ए लग रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या लगा दिया, ये उपसमुच्चय लगा दिया। तो बच्चों अब आपसे उपसमुच्चय जब अपन बोलेंगे, उपसमुच्चय लगा रहेगा ना, हाँ बिल्कुल बच्चों। तो बच्चों अब देखो, अब कहानी में आनंद ये होगा कि मैंने चलो बोल तो दिया, मतलब इसने एग्जामिनर ने बोल तो दिया कि ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये चिन्ह लगा दिया। फिर वो साथ में ये भी कह रहा है कि अब आपको इसको चेक करना ही सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो बच्चों अब जब ये उपसमुच्चय है तो अपन एक बार इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि इसमें स्थित प्रत्येक अवयव, इसमें स्थित, इस वाले समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव, इस वाले समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव
इस वाले समुच्चय में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब तो ये इसका उपसमुच्चय कहलाएगा, अदरवाइज ये उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। फिर मेरे बच्चों को मैंने देखा कि तीन इसके अंदर है क्या, एक है, वेरी गुड, दो है, वेरी गुड, तीन है, और एक तीन तो नहीं है, 3 और 4 और ऐसे रंगोली टाइप में आ रहा है। तो 3 इंडिविजुअल नहीं मिल रहा, 3 इंडिविजुअल मिलता तब तो मैं कह रहा था कि ये क्या होता, उपसमुच्चय हो जाता, मतलब 3 इसके अंदर मिल जाता। तो पर्टिकुलर 3 इसके अंदर नहीं मिला, पर्टिकुलर 4 इसके अंदर नहीं मिला, तो डेट मीन्स ये इसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। अब रिलेटेड में बच्चों समझ में आ गया। एग्जामिनर ने बोल दिया कि ये इसका उपसमुच्चय है, अपन ने मान भी लिया एक बार थोड़ी देर के लिए कि ये इसका उपसमुच्चय है। फिर मैंने चेक किया, अच्छा मैं एक बार ये भी देख लूं, यदि ये उपसमुच्चय है तो इस समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव इसके अंदर लाई करना चाहिए। फिर मैंने देखा कि 3 तो मिल ही नहीं रहा, 3 तो कहीं इंडिविजुअल है ही नहीं, 3 और 4 के साथ मिलके रंगोली लग के फिर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कथन कैसे हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सफिशिएंट है। दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा आपको दे रखा है सेम क्वेश्चन है, 3 4 बिलोंग्स टू ए लग रहा है, 3 4 है, ए है, और यहाँ क्या लगा है, बिलोंग्स टू। मतलब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, अवयव है, और फिर मैं चेक करूंगा कि ये अवयव जो का त्यों इस ए के अंदर स्थित है क्या। तो मैंने देखा, अरे 3 4 और रंगोली रख के, अरे 3 4 रंगोली रख के ये जो का त्यों इसके अंदर स्थित है, तो इसका मतलब ये इसका अवयव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, बिल्कुल सही है, बिलोंग्स टू का ये। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको समझा चुका पहले ही। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है 3 4 और इसके ऊपर फिर एक और मंजिला कोष्ठक। ठीक है बच्चों, और ये लगा रखा है ऐसे। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका ये जैसे ही बोल दिया तो अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, समुच्चय है, जो ए का उपसमुच्चय कहलाएगा, कि ये एक समुच्चय है जो इस ए का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। वेरी गुड। फिर मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, अच्छा ये उपसमुच्चय है, तो फिर सर ने बोला है कि आपको ये भी देखना है कि इस समुच्चय के अंदर स्थित अवयव, इस समुच्चय के अंदर स्थित अवयव क्या इसके अंदर लाई कर रहा है। तो बच्चों इस समुच्चय के अंदर कौन सा अवयव स्थित है, जो 3 4 लग के रंगोली लग रहा है, ऐसा कुछ। तो फिर 3 4 लग के रंगोली कुछ ऐसा ये के अंदर है, 3 4 करके रंगोली कुछ, अरे हाँ है बिल्कुल, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल समुच्चय। ये तो मैं बच्चों अपने इलस्ट्रेशन में आपको एक्सप्लेन कर भी चुका पहले। ठीक है बच्चों, जब मैंने थ्योरी समझाई थी तो उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका, घात समुच्चय लेके। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है ए और लगा रखा है बिलोंग्स टू। बोलो ये अवयव होगा, और ये अवयव जो करते हो एक अंदर है, बिल्कुल है, तो ये क्या रहेगा, ट्रू है। फिर 5th देखो, 5th आपको क्या दे रखा है बच्चों, 5th आपको दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है ए और ये ऐसे। अब बच्चों मैंने क्लियर देखा कि ये तो समुच्चय है ही नहीं, जब ये समुच्चय नहीं है तो हाउ कैन बी से कि ये इसका उपसमुच्चय होगा, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है, जब ऐसे मंजिला कोष्ठक लगा होता है, और फिर ये मंजिला कोष्ठक लगा होता है, तो अब हम बोलते हैं कि ये उपसमुच्चय होगा। फिर उसके बाद प्रमुख चेक करना है, इसमें अंदर इसमें स्थित अवयव भी इसके अंदर चेक करना होता है। फिर 6th देखो, 6th क्या दे रखा है आपको बच्चों, 1 2 5 यहाँ ए और ये, जैसे ये चिन्ह दिया तो अपन बोलेंगे ये समुच्चय होगा, ये समुच्चय होगा। और देखो समुच्चय है, और ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। वेरी गुड। और इसके अंदर जो अवयव है वो जो का त्यों इसके अंदर होना चाहिए। 1 है ऐसे कैसे, बिल्कुल है। 2 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 5 इसके अंदर स्थित है, बिल्कुल है, 5 ऐसे कैसे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर 6th के बाद 7 देखो, 7 क्या दे रखा है आपको, 7 दे रखा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 ए बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा बच्चों, अब ये अवयव होगा जो का त्यों इसके अंदर स्थित होना चाहिए। ऐसे रंगोली लगा के 1 2 5, रंगोली लगा के 1 2 5 था ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसा सकते हैं। फिर 6th हो गया, 7th हो गया, अब 8 क्या दे रखा है बच्चों आपको, 8 दे रखा है 1 2 3 और उपसमुच्चय ए, 1 2 3 और उपसमुच्चय ए, बिल्कुल सही है, ट्रू है, नहीं फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 3 जो है ए के अंदर स्थित नहीं है, 3 ए के अंदर नहीं है, 3 4 का जोड़ा ए किसके अंदर स्थित है, ए के अंदर। 3 इंडिविजुअल ए के अंदर स्थित नहीं है, तो मैं इसको क्या नहीं बोल सकता, इसको मैं उपसमुच्चय नहीं बोल सकता। इसको क्यों नहीं बोल सकता,
क्योंकि इसके अंदर एक तो है, दो तो है, लेकिन 3 इसके अंदर स्थित नहीं है। अब कई बच्चे बोलेंगे मुझे है तो सही 3, अरे लेकिन 3 अकेला नहीं है बेटा, ऐसे लग के आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 8 हो गया। 9वां देखो, 9वां क्या दे रखा है आपको? 9वां दे रखा है 5 और बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू मतलब ये अवयव कहलाएगा और ये इसके अंदर स्थित होना चाहिए। क्या ए के अंदर कहीं 5 दिख रहा है आपको? नहीं, तो ये क्या जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। फिर 10 देखो, 10 में रहेगा 5 उप समुच्चय ए। बिल्कुल बच्चों, ये जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। मैं आपको बता चुका ये चीज कि हर एक समुच्चय जो होता है वो खुद का उप समुच्चय कहलाएगा और रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट। तो उसके बाद 11 देखो, 11 क्या दे रखा है बच्चों आपको? 5 और इसके कर्ली ब्रेसेस लगा रहा है और यहाँ ए लगा रखा है और इसमें क्या दे रखा है? ये वाला चिन्ह। तो बच्चों जैसे ही चिन्ह दिया तो अपन क्या बोलेंगे? ये समुच्चय, ये समुच्चय है और इस समुच्चय में स्थित अवयव इसके अंदर स्थित होना चाहिए। क्या 5 इसके अंदर स्थित है? क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5 इसके अंदर स्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। अब बच्चों समझ में आ गया? तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अपन क्या लिखना है बच्चों? उप समुच्चय लिखने हैं। उप समुच्चय बनाओ। बच्चों उप समुच्चय का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, तो बच्चों मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट वापिस सिखा देता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना। बच्चों मैंने एक समुच्चय लिया, मान लो एक समुच्चय मैंने लिया A, 2 और 3। ठीक है, चलो मैंने लिया 1, 2, 3। ध्यान से समझना इस चीज को। अब बच्चों मुझे क्या करना है? इस समुच्चय से कितने उप समुच्चय मैं बना सकता हूं? तो बच्चों इस समुच्चय से सबसे पहले मुझे उप समुच्चय निकालने से पहले मुझे चेक करना है कि नंबर ऑफ उप समुच्चय कितने हैं, उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि उप समुच्चयों की संख्या, यानी इस ए जो समुच्चय है, ये जो ए समुच्चय है, इससे कितने उप समुच्चय मैं बना सकता हूं। तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको पहले क्या सिखाया? पहले मैंने आपको Na का कॉन्सेप्ट सिखाया। Na क्या होता है? जैसे n लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो समुच्चय A है इसके अंदर कितने अवयव है उसको काउंट करेगा। तो कितने अवयव है? 1, 2 और 3। तो कितने अवयव हो गए इसके अंदर? 3। जैसे मान लो बच्चों यदि मैं आपसे बोलता 5, ये दे देता 5 और मैं आपसे बोलता बोलो n5 कितना होगा, इसका मतलब ये समुच्चय होगा और n का मतलब ये काउंट करेगा कि 5 के अंदर कितने एलिमेंट है, कितने अवयव है। तो रिक्त समुच्चय के अंदर कितने अवयव होते हैं बच्चों? 0, एक भी नहीं होता, रिक्त होता है। तो इसका आंसर कितना होता? 0। आगे बच्चों समझ में आया? तो यहाँ पे Na, तो उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर Na। ठीक है, तो इस वाले केस में, और इस वाले केस में कितना जाएगा? 2 की पावर n5। तो 2 की पावर 0, तो आंसर कितना था? 1। इसका मतलब रिक्त समुच्चय से कितना उप समुच्चय बना सकता हूं? 1। कौन सा? वो खुद ही होगा 5। तभी तो बोला बच्चों 5 जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक मतलब वो खुद का भी क्या होगा? वो उप समुच्चय कहलाएगा। तो 1 ही बनेगा। अब यहाँ पे कितना होगा इस वाले क्वेश्चन में? तो 2 और Na कितना है? 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। और इसका मतलब कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8, जिसमें से एक तो 5 होगा डेफिनेटली, अभी बताया। एक खुद ए होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय कहलाता है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। फिर बाकी के 6 कौन से होंगे? एक तो 1 से बना ऐसे, ये क्या हो गया? उप समुच्चय हो जाएगा। एक ये 2 से बना, ये भी उप समुच्चय। एक ये 3 से बना, ये भी उप समुच्चय। एक हो जाएगा 1,2। ठीक है बच्चों, एक हो जाएगा 2,3 और एक हो जाएगा 1,3। तो इस प्रकार कितने उप समुच्चय हो गए इसके? 8 उप समुच्चय हो गए। अब बच्चों साथ ही साथ आप ये भी चीज समझ लो, क्या? घात समुच्चय। बच्चों घात समुच्चय इंडिविजुअल कोई चीज नहीं है,
ठीक है, टाइप्स नहीं है। घात समुच्चय तो क्या होता है कि आपको कोई समुच्चय दे दिया और आपसे उसका घात समुच्चय पूछा जाएगा। जैसे समुच्चय ए दे दिया और आपको इसका घात समुच्चय, तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पी ए से। ठीक है बच्चों, पी और यहाँ पे जिसका आपको पूछना है वो लिखना है। तो मुझे ए का घात समुच्चय निकालना है तो मैंने ये लिखा। अब घात समुच्चय क्या होता है कि इस ए के उप समुच्चय, इस ए के उप समुच्चय, तो ए के उप समुच्चय, इस ए के उप समुच्चयों से बना समुच्चय, उप समुच्चयों से बना समुच्चय। तो यानी इसका मतलब अपन क्या लिखते हैं इसमें कि पी ए, यहाँ ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं 5A1 सोन, ऐसे। यानी ए के जितने भी उप समुच्चय है उनसे बना एक समुच्चय इस ए का घात समुच्चय कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? अब इसमें मान लो अब आपसे इसमें पूछता, तो बच्चों इसमें बोलो आपसे पूछता P और 5, P 5 का मतलब क्या है कि रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय, रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय क्या होता है कि इसमें उप समुच्चय कितने हैं, तो उप समुच्चय कितने हैं, एक कौन सा 5, और उस 5 से क्या बनाना है, मुझे समुच्चय बनाना है। तो ये कहलाएगा इसका P5। अब मैं ये चीज क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, पीए के कितने अवयव है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पीए के कितने अवयव है, जबकि ए क्या है 5। तो जब ए की जगह 5 डाला तो P5 बराबर ये आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने अवयव है, एक अवयव है, और अवयव को कैसे दिखाते हैं, n, और इसके अंदर P5 और यह आता है एक। तो कितना आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। इसके अंदर कितने अवयव है, एक अवयव। अच्छा इसके अंदर आपसे बोलता कि इसमें बताओ इस वाले ए में कितने अवयव है, पीए में, तो इसके पीए में कितने अवयव है, तो कितने अवयव होंगे, 1 2 3, 2 की पावर 3 यानी 8। तो कितने अवयव हो गए इसके अंदर, 8। अब घटे में बच्चों तो समझ में आया। तो किसी भी घात समुच्चय, किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव स्थित है, यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और पूछा गया है बच्चों, केवीपीवाई के एग्जाम में भी पूछा गया है। अभी केवीपीवाई का फॉर्म भरा खा रहा है बच्चों, तो 11th क्लास के बच्चे केवीपीवाई का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस 11th क्लास में जो आपका जो पेपर आएगा उस पेपर में 10th लेवल का आएगा। अब वो बच्चों एक बार आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना और आप देखना उसका 10th का जो स्टैंडर्ड होता है वो कितना खतरनाक है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि आप जब आप उसको देखोगे तो आप जो भी बच्चे 10th क्लास में अभी बोर्ड आरबीएससी की बोर्ड में जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने मैथ में 100 में से 100 भी लेके आए होंगे, साइंस में भी 100 में से 100 लेके आए होंगे बच्चों। ठीक है, तो एक बार वो बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि आप केवीपीवाई का 11th क्लास का जो पेपर देखो, उसमें 10th स्टैंडर्ड का ही पेपर होता है वो, और उसकी मैथ को या साइंस को आप एक बार करके देखो आपसे कितने क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि अपना आरबीएससी का एजुकेशन का जो लेवल है वो कितना कमजोर है। सुना है बच्चों, यानी अपन को वो चीजें अभी अपन ने नहीं पढ़ी जो चीजें और दूसरी बोर्ड 10th क्लास में पढ़ा देता है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा कि मैं एनसीईआरटी की पढ़ाई कर रहा हूँ, सीबीएसई, कुछ ही वो क्वेश्चन तो सीबीएसई से भी नहीं होते। तो कहीं ना कुछ तो अपने से क्या है, छूट रहा है। तो इसलिए बच्चों अपना पढ़ाई को, पढ़ने के तरीके को क्या करो, इम्प्रूव करो। अब ऐसा नहीं पढ़ना कि गुरुजी ने अपन को सिखाया तो यहाँ तक ही सीमित रहना है। जो सिखाया है इसमें खुद का खुरपाती दिमाग भी लगाओ। ठीक है बच्चों, तो केवीपीवाई का एग्जाम आपको लगाना है, फॉर्म भरना है, मैं तो आपसे ये कहूँगा, और उसमें जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, आपसे किसी ने बोला कि किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव है, मुझे काउंट करना है। तो बच्चों मैं पूरी जड़ में ना जाके मैं ये कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि मैं क्या करूं, उस समुच्चय के कितने उप समुच्चय है, उस समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं वो निकालूंगा, और वही उसका क्या कहलाएगा, वही जो संख्या होगी वही संख्या उसके घात समुच्चय के अवयवों की होगी। क्यों, क्योंकि वो बना ही उससे। देखो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला कि इस ए के घात समुच्चय, इस ए के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या निकालो, तो कितनी आएगी, 8। अब मैंने सीधा क्यों बोल दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ए के
ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है 8। तो ए से उप समुच्चय 8 बने तो ये याद क्या कहलाएंगे, पी ए के अवयव कहलाएंगे। तो मैं सीधा क्या निकाल लिया, मैंने पी निकाल लिया। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए 12th क्लास में, जब आप 12th क्लास में आओगे तो केवीपीवाई का एग्जाम दोगे तो उसमें 11th क्लास का क्वेश्चन आएगा। तो उस 11th क्लास से क्वेश्चन में जैसे घुमा के आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए, अभी अपने आ गया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए का उप समुच्चय लिखना है। तो ये जो समुच्चय पहला जो मैं बता देता हूँ आपको, इसका मुझे क्या लिखना है, उप समुच्चय। तो कितने अवयव है इसके अंदर, ए, 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो कितने उप समुच्चय बनेंगे 2, कौन कौन से, एक तो 5 हो गया और एक ये खुद हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, एक और देख लो। ए भी दे दिया आपको, कितने बोलो अवयव है इसके अंदर 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो कितने उप समुच्चय बनेंगे 4, कौन कौन से, एक तो 5 खुद हो गया, एक ए बी ये खुद हो गया, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप कर सकते हो बाकी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब मैं इसमें करा रहा हूं कि केवीपीवाई का कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी के रूप में आपको बनाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों वो। ठीक है, तो केवीपीवाई ठीक है, क्लास 12th का एसबी सेट का पेपर था बच्चों, 2015 के आसपास का। ठीक है, 15 या 16 का, याद नहीं आ रहा बच्चों मेरे को इतना एग्जैक्ट सन। उसमें बच्चों आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आपको दे रखा था एक समुच्चय दे दिया और समाचार के रूप में जो भी है, मैं तो आपको सीधा इंडिविजुअल हल करके बता रहा हूँ भाषा। तो एक समुच्चय ए दे दिया और उसमें आपको बोल दिया कि इसके अंदर अवयव कितने हैं 2। ठीक है बच्चों, दूसरा समुच्चय आपको बी दे दिया और ये बोल दिया कि इसके अंदर अवयव कितने हैं 4। फिर आपको दे दिया इसका कॉमन पार्ट भी आपको दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी आपको दे दिया, कॉमन पार्ट कितना 2। ठीक है बच्चों, यानी आपको क्या क्या बोला गया बच्चों, आपको एक समुच्चय दे दिया जिसके अंदर अवयव 2 है, दूसरा समुच्चय दे दिया जिसके अंदर अवयव 4 है। उन दोनों का उभयनिष्ठ जो समुच्चय है, उभयनिष्ठ समुच्चय में अवयव कितने हैं वो भी दे दिया 2। बच्चों फिर आपसे बोला क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एन पी ए यूनियन बी। इसका मतलब आपसे क्या बोला गया कि ए यूनियन बी से निर्मित घात समुच्चय में कितने अवयव है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। तो अब आप सिंपल देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको बोल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इसलिए आप इसको थोड़ा सा आपको आसान लग रहा है। भाषा के रूप में बच्चों को पता ही नहीं लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको तो पहले आप यही सीख लो, कई बच्चों को तो इसमें भी फेज उड़ होंगे भी। तो बच्चों अपन से क्या है, अपन को तो ये सीधा सीधा क्या करना है, मुझे केवल ए यूनियन बी में कितने अवयव है वो निकालना है। मुझे केवल क्या चाहिए, एन ए का मतलब ए में कितने अवयव है वो निकालना है। तो बच्चों इसका मतलब मुझे एन ए यूनियन बी चाहिए। तो एन ए यूनियन बी का सूत्र मैंने लिखाया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। एन ए कितना है 2, एन बी कितना है 4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा 4। तो एन ए यूनियन बी कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 4 आ है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे 4। अब मुझे क्या निकालना है 2 की पावर एन ए यूनियन बी निकालना है। तो 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 16। इसका मतलब इस ए यूनियन बी से जो समुच्चय है यूनियन बी का, इसमें कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, इससे कितने उप समुच्चय बनेंगे 16 उप समुच्चय बनेंगे। और वही 16 उप समुच्चय क्या कहलाएगा, इस घात समुच्चय के अवयव। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें 16 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित का अंतराल के रूप में लिखना है। बच्चों मैं आपको ये सिखा चुका कि अंतराल में अपन को कब लिखना है और कब नहीं लिखना। देखो बच्चों अंतराल का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से सीख लो, आप आपको समझा देता हूं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में पहले मैं आपको अंतराल का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। अंतराल का कॉन्सेप्ट, तो बच्चों आपके पास क्या होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा है, वापिस इसको चीज समझ लो बच्चों, न्यूमेरिकल डेटा
और बच्चों ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ये मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, न्यूटन पढ़ोगे आप, न्यूटन का नियम, और न्यूटन के जितने भी नियम आप पढ़ोगे बच्चों, आपके टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, तो आपको उस समय ये याद रखना है कि ये जो न्यूटन के नियम है ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, वो केवल पॉइंट वस्तु, पॉइंट मास वस्तु, यानी बिंदुवत द्रव्यमान की जो वस्तु है उनके लिए एप्लीकेबल है। बिंदुवत मतलब एक छोटा सा बिल्कुल कण जिसके टुकड़े आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते, वो छोटा सा छोटा टुकड़ा किसी वस्तु का जिससे छोटा टुकड़ा आप कर ही नहीं सकते हो। ऐसी कोई हथौड़ी नहीं बनी दुनिया में कि उससे भी छोटा टुकड़ा आप कर सको। देखो अपन तो देसी भाषा में बात करते हैं बच्चों, जो आपके समझ में आना चाहिए। उसे ही अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, समझ में आया बच्चों। यानी जो न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक, वो क्या होता है बच्चों, यानी कोई जो तत्व का जो आप परमाणु वगैरह पढ़ते हो, ये होता क्या है बच्चों, क्या हालांकि अब तो खोज हो गई, क्वार्ट्ज E/3 पार्ट भी करने लगे, 2E/3 पार्ट करने लगे अपन, वो बात की बात है, वो आपके सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में अच्छे से, फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ बच्चों कि जो भी ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी वस्तु का वो छोटा सा छोटा पार्ट जो उससे छोटा अपन कर ही नहीं सकते, दुनिया में अभी तक हुआ ही नहीं किसी भी मशीन से, किसी भी डिवाइस से, तो वही उसका क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब गेटे मैटर बच्चों समझ में आ गया। या आप उसको बोलो तो परमाणु बोल लो, उसके चारों इलेक्ट्रॉन बोलो, आप अपनी इसकी स्ट्रक्चर में आना चाहो। ठीक है बच्चों, तो ये तो बेसिक सी बात हो गई जो आउट ऑफ द सिलेबस अपन ने बात की। तो जो न्यूटन है, न्यूटन के जो नियम होंगे वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, ऐसी वस्तु के लिए। फिर लेकिन अपन जब बात करेंगे न्यूटन से हटते, जैसे दूसरे नियम पे आ जाएंगे, द्रव्यमान केंद्र निकालना होगा या अपन को संवेग संरक्षण का नियम निकालना होगा, तो उस समय बच्चों अपन तो एक रियलिटी वस्तु की बात करेंगे। अब अपन ने बात ही केवल एक छोटे से कण के लिए करी है, लेकिन अब तो ये वस्तु बन गई, तो अब उसके लिए अपन को एक वो जो वस्तु होगी उसके लिए अपन कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे उसका वेग निकालेंगे, कैसे त्वरण निकालेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। और उस ट्रिक को जो करते हैं अपन, वो जो ट्रिक होती है वो क्या होती है वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपनी मैथ में आते हैं। तो मैथ में न्यूमेरिकल डेटा जो मैंने एक बोली आपको, न्यूमेरिकल डेटा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूअस डेटा, और एक होता है बच्चों डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है बच्चों, अब कंटिन्यूअस डेटा की कहानी क्या है, अभी मैंने आपको बोला ये सब। चलो पहले डिस्क्रीट डेटा के बताता हूँ बच्चों। मैं आप ऐसे करो कि आपने क्या ले लिया यहाँ पे, ये एक, ठीक है, एक प्लेट ले लो, ये एक प्लेट ले ली, और इस प्लेट में आप क्या कर दो बच्चों, यहाँ पे गोंद बेलो, फेविकोल जो है, फेविकोल को आप क्या कर दो, डाल दो, फेविकोल को डाल दो, डाल दिया फेविकोल को। और इसके बाद वो जो छोटे छोटे पीस अभी मैंने बताया आपको, बहुत चिन्ह चिन्ह पीस, वो चिन्ह चिन्ह पीस आप इसके अंदर डाल दो, ऐसे इसके अंदर डाल दो। तो आप ये देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जो यहाँ डल गया वो यहीं की नहीं रहेगा, जो यहाँ डल गया वो यहाँ, वो यहाँ, वो यहाँ, वो यहाँ, वो यहाँ, 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 यहाँ। ठीक है, तो ऐसे कि ऐसे वो रह रहे। जब वो ऐसे रहेंगे तो अब आप ये चेक करोगे कि ये जो फैलाव है, ये जो डेटा है वो कैसा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा। यानी इस मास से मुझे यहाँ जाना है तो फिर फेविकोल के थ्रू जाना पड़ेगा, इसके अंदर तय लेके जाना पड़ेगा। समझ आए बच्चों? तो ये जो डेटा होगा, इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं अपन, डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट वस्तु। ठीक है, ये अपन इसे बोलेंगे बिंदुवत वस्तु। और ये पूरे सिस्टम को अपन बोलेंगे एक निकाय, और ये कैसा निकाय है, बिंदुवत वस्तुओं से बना निकाय। तो तोते उड़ जाते हैं जब बच्चों अपन ऐसे चीजों के द्रव्यमान केंद्र वगैरह निकालते हैं फिजिक्स में, तो बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। ठीक है, अब मैथमेटिक्स, ये तो गई फिजिक्स की बात या प्रैक्टिकली बात। गणित में जब अपन बात करेंगे तो एक नंबर लाइन खींचेंगे, माइनस अनंत प्लस अनंत। और मैं ये बोलता हूँ सीधी सीधी परिभाषा कि गणित में 2 नंबरों के बीच में, गणित में कोई 2 नंबर दे रखा है अपन को, कैसे नंबर दे रखा है, 2 नंबर, तो डेफिनेटली वो 2 नंबर क्या होंगे, वो 2 नंबर डिस्क्रीट नंबर होंगे। कैसे, जैसे मान लो मैंने ये 1 -1 यहाँ लिखा
और ये 1 यहाँ लेगा, ये 2 और ये -4। तो बच्चों अब जब मैं यहाँ इस नंबर से कूद के यहाँ गया तो देखो बिंदी बिंदी से लग रही है, तो ये बिंदी बिंदी कुछ ऐसे ही लग रही है आपको, बिंदी बिंदी। अरे हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल डेटा। यानी मैंने आपको बोला कि -2, -1, 0, 1, या मैंने बोला -2.5, -2.6 या 1.6। तो अब ये जो डेटा होगा ना, ये डेटा कैसा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट यानी एक नंबर के बाद जब मैं दूसरे नंबर पे जाऊंगा तो मुझे कूद के जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, कूद के। तो उसे अपन बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। ठीक है बच्चों, कोई भी गणित में कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो, बहुत छोटा ले लो आप, 0.1 ले लो और 0.001 ले लो। तो बच्चों ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर के बीच भी कितने नंबर होंगे, अनंत नंबर होंगे। तो गणित में कितने भी छोटे 2 नंबर ले लो आप, उनके बीच में कितने नंबर होते हैं, अनंत नंबर होते हैं। तो एक से दूसरे पे जाने के लिए कूदना ही पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएंगे, डिस्क्रीट नंबर। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट नंबर। कंटिन्यूअस की बात करूं तो कंटिन्यूअस में ये है बच्चों, एक आपके पास ये जो जिस पदार्थ की ये मेटल्स था, आपने किसका माना था, ये किसका डाला, कोई मान लो ये लकड़ी का बुरादा मान लो, लकड़ी के, ठीक है। तो वुड्स का जो बुरादा माना, अब वही वुड्स मैंने ऐसे बना दी, लगा था ये, बिल्कुल ये इस प्रकार की मैंने लकड़ी बनाई। अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर ऐसे कितने कण हैं, अनंत कण हैं, और ये एक के बाद दूसरे पे जाने के लिए मुझे फिसल के जाना पड़ रहा है उसी पे। तो ये तो सारे एक ही वैरायटी के मिले, तो इसको अब ये क्या हुआ है, यानी ऐसी वस्तु जिनके अणु एक दूसरे से क्या हो, इंटरलिंक हो। ऐसी वस्तु जिनके प्रत्येक अणु एक दूसरे से क्या हो, इंटरलिंक हो, उसे अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस वस्तु। ठीक है, यानी एक पूरी वस्तु बोलते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूअस डेटा प्रैक्टिकल। अब अपन मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में क्या होगा बच्चों, ये माइनस अनंत प्लस अनंत, और मुझे यहाँ -1 लिखा, मैंने यहाँ 2 लिखा, और यहाँ आपको एक सॉलिड लाइन खींच दी, ऐसे ऐसे खींच दी। ठीक है बच्चों, तो अब ये ऐसे देखने में बिंदी बिंदी सी में, और ऐसे कंटिन्यूस देखने में, तो अब आपको पता लग गया कि यहाँ से और यहाँ जाने पे फिसल पट्टी जा रहा हूँ पूरे नंबर। तो ये तो हो गया कंटिन्यूस, और ये कैसा हो गया, डिस्क्रीट। अब सवाल ये होता है कि सर इसको अपन लिखेंगे कैसे। तो जितने भी कंटिन्यूस डेटा होते हैं मैथमेटिक्स में, उनको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, उनको अपन हमेशा किसकी फॉर्म में लिखेंगे, इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, इंटरवल के। तो बाहर निकल जाएंगे, -1 से 2 के बीच में यदि मैं नंबर लिखने लग गया अलग अलग, तो ये तो मेरी पूरा जीवन, मेरे बच्चों का जीवन, मेरे बच्चों के बच्चों का जीवन, तो पूरे हजारों 200 300 करोड़ साल लग जाएंगे, फिर भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये तो अनंत नंबर है, आए जा रहे 2 नंबरों के बीच में। तो उसके लिए फिर अपन को इंटरवल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और मैं क्या लिखूंगा उसको, -1 लिखूंगा और (2) लिखूंगा, और फिर क्या लगाऊंगा, -1 पे चेक करूंगा कि कैसे -1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। यदि मान लो -1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ये लगा दूंगा, इसे बोलते हैं ऑफ क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में मैंने इसको लिख दिया। अब इसको बोलेंगे क्या, इसको ये बोलेंगे कि ये एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर जो अवयव आ रहे हैं वो कौन से अवयव है, -1 भी है, 2 भी है, तथा -1 और 2 के बीच में जितने भी परिमेय और अपरिमेय नंबर है वो सारे नंबर भी इसमें शामिल है। तो इसको ऐसे बोलते। तो ये तो हो गया बच्चों इंटरवल के फॉर्म में, कैसे मैंने आपको समझाया। थोड़ी सी बेसिक सी चीजें आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बेटा और भी अच्छी बात है। ठीक है चलो अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 7 की, 8 की और 9 की। फटाफट जल्दी जल्दी बात करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है, और आपको x नंबर लिखना है, और x की प्रॉपर्टी क्या है, x बिलोंग्स टू r, सब कुछ है, और ये 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 4 को शामिल नहीं किया, 6 को शामिल नहीं किया है। 4 और 6 के बीच में जितने भी वास्तविक नंबर है
वास्तविक नंबर क्या, परिमेय और अपरिमेय सारे, उन सबको लिखना है। तो बच्चों 4 लिखेंगे, कॉमा 6 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 को 4 नहीं लिया, 6 नहीं लिया, लेकिन 4 और 6 के बीच में जितने भी वास्तविक नंबर है वो सब मैंने लिख दिया, तो इंटरवल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में चलो दूसरा आप कर लेना, तीसरा आप कर लेना, चौथा बता देता हूँ सीधा, है ना, फटाफट। तो x मुझे लिखना है और x की प्रॉपर्टी क्या है, x बिलोंग्स टू r है और सब कुछ है, और ये क्या है, 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा है, 4 या 4 से छोटा है। तो बच्चों 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, तो इस क्या जाएगा 3,4। याद रहे इंटरवल में छोटा नंबर पहले आता है और बड़ा नंबर बाद में आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है बच्चों मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरवल दे रखा है, मुझे क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में। तो जैसे बच्चों मैं लिख देता हूँ 6, दूसरा क्वेश्चन तीसरा ले लो, तीसरा क्या दे रखा है 6,12, इस पे ओपन है, इस पे क्लोज है, मुझे इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, एक x लिखूंगा, एक नंबर, और इस x की प्रॉपर्टी क्या लूंगा, x बिलोंग्स टू r है, कॉमा, और ये जो x का मान है 6 से तो बड़ा है, 6 से बड़ा है, और 12 या 12 से क्या है, छोटा है, ऐसे लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण विधि। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा लॉजिक सा क्वेश्चन है बच्चों। पहला जो है समकोण त्रिभुज का समुच्चय। तो बच्चों समकोण त्रिभुज का जो समुच्चय है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, और जो समकोण त्रिभुज के समुच्चय के लिए आप क्या करोगे, सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या लिखोगे आप, जिसके अंदर समकोण त्रिभुज तो आए, साथ में अवयव और भी एक्स्ट्रा आए, तो वो कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। तो मैं क्या ले लूंगा इसका, त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से एक पार्ट हो गया, मैं पूरा त्रिभुज, तो त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अच्छा आपसे पूछता है समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, तो समबाहु त्रिभुज के समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय क्या जाएगा, वो भी हो जाएगा त्रिभुज का समुच्चय। तो एक जो त्रिभुज होता है वो त्रिभुज के अंदर सारे टाइप्स के रहते हैं, सारी वैरायटी रहती है त्रिभुजों में, त्रिभुज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज। ऐसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय भी क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो बच्चों देखो मैंने सार्वत्रिक समुच्चय में फिर आपको बोला कि एक समुच्चय ए क्या दे रखा है आपको, 1, 3, 5। फिर समुच्चय बी आपको क्या दे रखा है बच्चों, 2, 4, 6, और सी आपको क्या दे रखा है, लड़ो 0, 2, 4, 6, 8। बच्चों अब इनका मुझे क्या बनाना है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो मैंने क्या बोला कि सार्वत्रिक समुच्चय में जितने भी समुच्चय क्वेश्चन में दे रखे हैं उन सभी अवयव, वो सभी अवयव तो आने ही चाहिए, साथ में 1-2 एक्स्ट्रा भी आने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है इसका सार्वत्रिक समुच्चय। यू से अपन इसको डिनोट करते हैं। तो बोलो 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3, 4, 5, 6, 8 लिख दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा भी अपन लगा देंगे, तो ये कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा आ रहा है। तो पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 8 ही नहीं आ रहा है इसमें। दूसरा 5 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तीसरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये लग गया एक्स्ट्रा, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। और 1, 2, 3 इसमें 0 नहीं आ रहा, तो चौथा, तो कौन सा आंसर आएगा, तीसरा इज द। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार 1.3 आपकी समाप्त हो गई। बच्चों आप खुद से भी अपने क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। फिर आपके स्टार्ट करेंगे रिलेशन और फंक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस और फंक्शन। ये बच्चों कम से कम आपके 15 से 18 दिन तक चलेगा, पहले बोल देगा बच्चों, क्योंकि ये नीम है फंक्शन के। यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई आपसे कुछ अलग कह रहा हो, ठीक है बच्चों, तो आपको जैसा है, देखो स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन अपना, ठीक है। तो ये आपके अपने थॉट है, लेकिन बच्चों जो वास्तविक है वो वास्तविक ही रहेगा। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।